Hello students, it's fifth video of this chapter, Relations and Functions. Today we are going to discuss about the functions. Previous videos में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Relations के बारे में डिस्कस किया था, एक्सरसाइज की थी, ठीक है ना। अब आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। तो एक मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस कॉल्ड फंक्शंस। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शंस। अच्छा, ये भाई स्पेशल टाइप क्या है? ओके, तो स्पेशल टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फंक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं। फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मैप बोलते हैं, ठीक है, मैपिंग भी बोलते हैं। ये मैपिंग यूज टू डिनोट ए फंक्शन। ओके, मैपिंग, फंक्शन, ये सब एक ही है। अब देखिए स्पेशल टाइप क्या है वो आप देख लीजिए। तो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं, और एक बात मैं बता दूं, इस आज के वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड टू बी फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। मतलब वो ये कह रहा है कि इधर एक सेट है और इधर एक सेट है, ठीक है, सेट A और सेट B। तो इधर 1 2 3 है और इधर सपोज A B C है। तो क्या होगा, A की इमेज सपोज A है, ठीक है ना, इसकी इमेज सपोज यही है और इधर 3 की इमेज B है। तो वो कह रहा है सेट A has one and only one image, set A has one and only one image, element of set A। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज A है, ठीक है ना। 2 की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी इमेज A है। तो इन दोनों की इमेज जो है, मतलब एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, थोड़ा फिर से देखिए, जैसे लिखा है 1 2 3 और ये सेम सेट मैंने लिया A B C। तो इधर देखिए 1 की इमेज A है और 2 की इमेज A है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B भी है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। A की, इसमें आप फर्स्ट वाले में देखिए 1 की इमेज जो है A है और 2 की इमेज A है, तो इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 की इमेज A है और 2 की इमेज A है, मतलब एक इमेज है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 की जो है सेकंड वाले में देखिए 1 की 2 इमेजेस हैं, 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B भी है, तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्लियर? एक बात अभी आपको समझ में आई, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए। अभी कहता है अ फंक्शन f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pair in f has the same first element। ठीक, ये चीज अभी आपको, ये मैंने जो पढ़ा इसको नहीं समझ में आया होगा, तो इसको यहां से देख लेते हैं। A to B, ए बी जो है एफ को बिलोंग कर रहा है, तो एफ ए जो है वो बी आया, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं। वो ये कह रहा है, ये जो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, इसका ये मतलब है कि अगर आपने ऐसे लिखा एफ ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, एफ ए इक्वल टू बी है, तो वो कहता है, ये देखिए, no two distinct ordered pair
इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब वो ये कह रहा है ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर में ये जो है इनका सेम पेयर से नहीं होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। और ये जो बोलता है कि ऐसे जो लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा ए बी लिखा, तो आप इसको लिख रहे हैं एफ ए इक्वल टू बी, तो ए जो है, पहले देखिए बी जो है, बी क्या है, बी है इमेज किसकी, ए की, ठीक है। मैं यहां बता देता हूं एक बार, ए जो है वो क्या है, इमेज है किसकी, बी। देखिए इस वाले फंक्शन देखिए, बी को पहले देखिए, बी इमेज है किसकी, ए की इमेज है बी। और ए क्या है, ए जो है बी का प्री इमेज है, ठीक है। ए जो है, फिर से आप एक बार सुन लीजिए, ये जो बी आप देख रहे हैं एलिमेंट बी, बी क्या है, इसका नाम है इमेज, लेकिन ये किसकी इमेज है, सपोज ये ऐसे मैं लिखता हूं, ए इधर है और बी इधर है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन है। तो ये जो बी आप देख रहे हैं, बी जो एलिमेंट देख रहे हैं, बी इमेज है, बी इमेज है किसकी इमेज है, ए की इमेज है बी। और ए क्या है, ए जो है प्री इमेज है, किसकी प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है ये, ठीक है। ये बी की प्री इमेज है ये, और ए की इमेज है बी। और फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये जो है आपका क्या हो गया, एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये आपका जो है द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये इसका डिनोट। अभी भी आपको हो सकता है कहीं पे डाउट रह गया होगा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, कभी भी जिंदगी में आप फंक्शन को भूलेंगे नहीं। देखिए जरा ध्यान से, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट ईच केस गिवन रीजन इफ इट इज ए फंक्शन और नॉट, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, एक सेट बनाया ए और एक सेट बनाया बी, ठीक है। देखिए ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये 2 3 4, तो 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो किसके होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे, 2 3 4। अब वो कहता है 2 की जो इमेज है वो 1 है, यानी कि इधर 1 होगा, तो 2 की इमेज क्या है, 1 है। 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज 1 है, देखो इसमें 3 की इमेज भी 1 है ना, और 4 2 लिखा हुआ है, और 4 की इमेज क्या है, 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन है, यस यस इट्स अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, समझ में आपको आ जाएगा। यूनिक इमेज की बात हो रही है, 2 की एक यूनिक इमेज है 1, 3 की एक यूनिक इमेज है 1, 4 की एक यूनिक इमेज है 2। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, कभी भी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। सपोज एक पेरेंट टीचर मीटिंग हम कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल में, और ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो 11th ए क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2 3 4 ये सब। और बी जो सेट है, पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ जो है फादर्स को कॉल किया गया कि भाई सारे सिर्फ फादर्स आएंगे और कोई नहीं आएगा, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो आप ये देखिए फंक्शन कब होगा, हमने क्या किया, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, और ये इनके क्या हैं, फादर्स हैं, ठीक है। सेट बी, हमेशा स्टूडेंट ए में ही रहेंगे और बी में हमेशा फादर। तो देखिए एक बच्चा है जिसके फादर जो हैं ए अल्फाबेट से शुरू होता है, इनका नाम 2 है, एक बच्चा उसके फादर बी हैं, 3 एक बच्चा है इसके फादर सी हैं, 4 एक बच्चा है उसके फादर भी सी हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता भाई, एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनके फादर एक ही हो सकते हैं। रोल नंबर 5 का जो बच्चा है उसके फादर डी हैं, और रोल नंबर 6 एक बच्चा है जिसके फादर एफ हैं, और ई ऐसे ही चले आए साथ में, किसी के फादर के साथ कहीं ऑफिस में जा रहे थे, तो वो साथ में क्या हुआ, ऑफिस में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें भी ऑफिस चलना, चलिए साथ में, चलो पेरेंट टीचर मीटिंग पहले अटेंड कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो देखिए फंक्शन है या नहीं है वो कैसे पता चलता है, वो आप इंपॉर्टेंट चीज एक नोट कर लीजिए।
सेट ए आप जो देख रहे हैं इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी की इमेज आपको सेट बी में ना मिल रही हो। तो आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 सभी की इमेजेस हैं। फर्स्ट कंडीशन, सभी की इमेजेस हैं। यस, सभी की इमेजेस हैं। ठीक है, इमेजेस आपको सबकी मिल गई। मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर किसी के भी फादर नहीं आए तो इसका मतलब वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं मानी जा रही है। इसका मतलब ये फंक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो ये सभी की इमेजेस इसमें होनी चाहिए सेट बी में, एक कंडीशन। और सेकंड कंडीशन यूनिक इमेज वाली बात हो रही है। तो देखिए यूनिक इमेज क्या होती है। यूनिक इमेज देखो, सबके फादर दिख रहे हैं आपको, 3 के भी फादर हैं, 4 के भी फादर हैं। अब यूनिक इमेज में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए यूनिक इमेज क्या होती है। इसमें तो यूनिक इमेज हमें दिख रही है क्योंकि 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज भी सी है। लेकिन अच्छा देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जरा एक बार फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने जो है क्या किया, इसको लिखा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 और इधर लिख लिया A B C D E F। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये देखिए A, ये देखिए B, इसके फादर हैं और इसके फादर ये हैं, इसके फादर ये हैं। ठीक है ना, और इस बच्चे का क्या हुआ, ऐसा हो गया और इसके फादर ये। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें जरा देखिए, फर्स्ट कंडीशन में सभी की इमेजेस हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या सिखाया, सभी की इमेजेस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 सभी की इमेजेस हैं, इसलिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकेंड कंडीशन में क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेजेस होनी चाहिए। जरा देखिए, इन 2 बच्चों का एक फादर है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, हो सकता है भाई 2 बच्चे हैं उनका। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम आ गई। देखिए इस बच्चे के 2 फादर हैं, है ना, तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, इस बच्चे के 2 बाप हैं, तो ये प्रॉब्लम है भैया, तो ये नहीं हो पाएगा काम, ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। यही यूनिक इमेज की बात हो रही है। यूनिक इमेज वो इसी को कह रहा है कि 5 जो है यहाँ पे 5 की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए थी 5 की, लेकिन 5 की क्या है, यूनिक इमेज नहीं है। 5 की 2 इमेजेस मिल रही हैं, डी भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। समझ गए आप। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो बस आप इसी तरीके से उसको लिखिए। बस एक बार अपने दिमाग में इसको बिठाइए कि सेट ए में जो है बच्चे हैं और सेट बी में फादर हैं, बस आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए जरा हम लोग इसको करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। 2 2 2 4 सेट बनाइए, 2 2 2 4। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना, क्योंकि फिर देखने में दिक्कत आ रही है। 2 2 ये हो गया, 2 4 और क्या था, 3 3 4 4। चलिए देखते हैं भाई, 3 3 4 4 ये रिलेशन दिया हुआ। तो मैं सेट बना लूं। यहाँ एक सेट मैंने बना दिया सेकंड के लिए, सेट ए और सेट बी। देखिए 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। देखिए 2 2 3 4, तो 2 3 4 ही है। सेकंड वाले में क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए 2 की इमेज फर्स्ट को देखिए, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 3 की इमेज 3। ठीक, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4। तो जरा देखिए 1 मिनट, मैं आपको इसको थोड़ा सा वैसा हो गया है, इधर देखिए 2 की इमेज क्या थी, 2 की इमेज 4 थी ना, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4। ये देखिए, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए इस बच्चे के क्या हुए, 2 फादर हैं भैया, इस बच्चे के देखो 2 फादर हैं, इसके 2 और 4। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, समझ गए आप, ये फंक्शन नहीं है। अब जरा थर्ड वाला और देख लेते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। समझ लीजिए इसको, 1 2 1 2 2 3, 1 2 2 3 3 4 4 5
5 6 6 7। ठीक है, देखिए इसको हम जरा इधर देख लेते हैं, एक बार मैं बना देता हूं। तो जरा थर्ड में देखते हैं, एक ये आपका सेट है और ये इधर एक सेट है, सेट ए सेट बी, ऐसे दिया हुआ रिलेशन अभी दिया हुआ है ए टू बी। तो देखिए 1 के लिए 2, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 7 है। इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इसको और ऐसे लिख देता हूँ, चलिए 7 6 और 6 की इमेज क्या है 7। तो देखिए इन सभी की इमेजेस हैं, अगर इसमें से एक भी छूट जाता 1 2 3 4 5 6 जिसकी इमेज बी में ना मिल रही होती तो वो फंक्शन नहीं होता। तो इसमें सभी की इमेजेस हैं और सभी की यूनिक इमेजेस हैं, देखिए सबके अलग अलग फादर हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, फंक्शन है। यस, कभी भी नहीं भूलेंगे आप, एक बार याद रखिएगा बस। ठीक है, a function which has either r one of its subset as its range, मतलब वो ये कह रहा है f is such that a tends to b, ऐसे लिखा हुआ है। इसकी जो रेंज है, रेंज, ये जो रेंज आप देख रहे हैं ना, अगर ये रेंज क्या है, रियल नंबर है रेंज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब वो ये कहता है अगर डोमेन जो है, डोमेन फर्दर इफ इट्स डोमेन ऑल्सो आर, और अगर इसकी डोमेन भी आर हो गई, तो इस पूरे फंक्शन का नाम हो गया क्या, रियल फंक्शन। आपको बात क्लियर हो गई, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, और अगर डोमेन भी इसकी आ रहा है तो ये हो गया रियल फंक्शन। क्लियर। अब देखिए कुछ ग्राफ्स हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बस एंजॉय करिए और साथ में इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इसको हम लोग करते हैं। ये है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है y इक्वल टू एक्स जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कोई खास चीज नहीं है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप बनाना जानते हैं। y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है y इक्वल टू mx प्लस c से अगर आप कंपेयर करेंगे तो c इसमें क्या है, c0 है, c0 है, क्योंकि c0 है। देखिए इसको कंपेयर करिए, c0 है ना, तो c0 का मतलब हुआ कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0 होगा। और इसमें देखिए x लिखा हुआ है और m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, tan 45 डिग्री इंटू एक्स, tan 45 डिग्री हुआ ना, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मेन कंसर्न हमारा ये नहीं है, पहले तो ये है कि ये जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसे बना, ये y इक्वल टू एक्स एक लाइन थी, कैसे ड्रॉ की। अब जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेन है, इसको आप देख लीजिए, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था डोमेन जो होती है वो क्या होती है, ये जो दो सर्कल बनते हैं, दो सेट हैं ए और बी, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट वाले डोमेन, इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा फिर से पढ़ के एक बार, तो ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये है डोमेन। एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है ये आपको देखना होता है। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ आपका जहां तक कवर करेगा वो होती है उसकी डोमेन। तो ग्राफ देख के डोमेन ऐसे पता लिखे, देखिए इधर ये ग्राफ कहां जा रहा है, इधर देखिए ये ग्राफ और आगे जाएगा तो ये और कवर करेगा एक्स एक्सिस को। इधर देखिए इसमें इसकी शैडो अगर हम बनाएं तो ये इधर भी कवर कर रहा है। इसका मतलब इसकी डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं आर। और रेंज देखिए, रेंज किस पे देखी जाती है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जब रेंज देखी जाती है तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप वाई एक्सिस पे देखिए, ये इधर देखिए, ये इसको पूरा शेड कर रहा है,
और ऊपर तक जाएगा ग्राफ तो और सेट करेगा। इधर देखिए वाई एक्सिस पे, इधर देखिए इधर नीचे भी पूरा कवर कर रहा है। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये भी है, इसका मतलब इसकी रेंज भी आर हो गई। तो डोमेन आपको पता चल गई, रेंज पता चल गई आइडेंटिटी फंक्शन की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया। अभी सेकेंड में देखिए, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है भाई, कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इक्वल टू ऐसे लिख दिया, किसी ने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो इसमें हमने एक कोई कैसे ले लिया, c ले लिया, कोई ऐसे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो क्या है, कांस्टेंट नंबर ले लिया c। तो y इक्वल टू c का ग्राफ क्या है, सपोज ये 3 है, तो 3 क्या होगा, y इक्वल टू b का मतलब हुआ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी भाई। तो ये लाइन कैसे बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब बात ये आ रही कि भाई इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसका डोमेन मैंने अभी आपको बताया था, x एक्सिस को ये पूरा कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये तो आगे जाएगा ना। लाइन का मतलब ही होता है एंडलेस है। तो ये x एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, इसका मतलब इसकी डोमेन जो होगी वो क्या होगी, r होगी, ठीक है, रियल नंबर। इसकी रेंज की जब आप बात करोगे तो रेंज इसकी क्या होगी, जरा देख लें। रेंज तो ना तो ये देखिए इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, ये इस पोर्शन को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा। इस पोर्शन को तो कवर नहीं कर रहा, इसको भी कवर नहीं कर रहा है। इसकी जो रेंज है वो अगर आप y इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ बना रहे हो तो इसकी रेंज सिर्फ क्या होगी, 3 होगी। या अगर आप c के लिए ग्राफ बना रहे हो y इक्वल टू c, तो ये पर्टिकुलर नंबर जो होगा वही इसकी रेंज होगी, क्योंकि ये सिर्फ इसका ग्राफ जो है सिर्फ 3 पे है, सिर्फ 3 को कवर कर रहा है ये। अगर आप इस पे, जैसे मान लीजिए लाइन है, इधर से मैं यहाँ पे एक लाइट डालूं इधर से इसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, लाइन जो है एक पॉइंट पे ही तो कवर करेगी, पॉइंट को सिर्फ। इधर से एक लाइट डालूं तो कवर करेगी। y एक्सिस को जो ये हिस्सा मैंने दिखाया इसको तो कवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो पर्टिकुलर नंबर होगा, ठीक है। ये रेंज इसकी ये हो गई, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं कि 9th में जो पढ़ा था अब हम इसको जो है रिवाइज नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। वही चीजें आगे काम आती हैं हमारे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब फंक्शन r टेंड्स टू r इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन r, मतलब रियल नंबर की बात हो रही है, f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर an(xn), इस तरीके से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब n की पावर क्या होगी, n का मतलब ये जो पावर है x की पावर आप देख रहे हैं ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। मतलब जो पावर लिखी, जैसे x की पावर हमने 2 लिखा, x की पावर हमने 3 लिखा, x की पावर हमने 100 लिख दिया, x की पावर -2 नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये फंक्शन ऐसे है, x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 2, या x की पावर 4 प्लस ये रूट है 2 का रूट है, x की पावर यहाँ 1 है, देख लीजिए, इसलिए ये जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब वो ये कहता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाई। ये सारे ग्राफ आपको बनाना सीखना है, बहुत जरूरी, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि ये आपके बहुत बहुत यूजफुल हैं। देखिए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है। 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि आपने कई सारे पॉइंट्स ले लिया, उसके बाद ये बना दिया। वैसा ये जो है पैराबोला है, पैराबोला जो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ है। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ नहीं, सॉरी, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्योंकि ये आपको जो फंक्शन दिया गया है किसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ये लिखा है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये आ गया, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्टैंडर्ड पैराबोला वो मैंने उसका इक्वेशन लिख दिया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सा हमने ग्राफ लिया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये y एक्सिस की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर डोमेन और रेंज की बात आ रही है, तो अगर ये पैराबोला और आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस को देखिए, इसमें आप लाइट अगर यहाँ से डालेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कवर कर रहा है ना, देखिए एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसकी जो डोमेन जो है वो क्या होगी, आर हो गई। और इसकी जब आप रेंज की बात करेंगे, जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो क्या आएगी, रेंज देखिए इसकी, अब ध्यान से देखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। रेंज में देखिए आपको अगर आप इधर से लाइट डालते हो या इधर से लाइट डालते हो तो क्या होगा, ये वाई एक्सिस को कवर करेगा, इसको पूरे को, लेकिन नीचे का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं कवर हो रहा। इसका मतलब इसकी जो रेंज की आप बात कर रहे हो वो होगी 0 से लेके कहाँ तक,
इन्फिनिटी तक आप ले सकते हो, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ले सकते हो, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिटी होगी, मतलब नेगेटिव पार्ट को ये कवर नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए एक ग्राफ और दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर डिनोटेड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये ग्राफ बनाना आप सीख लीजिए। ये ग्राफ देखिए इस तरीके से आता है, फिर थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा और फिर इस तरीके से जाएगा। अगर मैं डोमेन और रेंज की बात कर दूं तो सिंपल ग्राफ देख के आपको पता चल गया होगा, इसकी डोमेन आर है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज आपको ये पता चल जाएगी। रेंज में देखिए, रेंज वाई एक्सिस पे देखते हैं हम लोग, तो वाई एक्सिस को ये पूरा कवर कर रहा है, देखिए वाई एक्सिस, तो इसका रेंज भी आर होगी, डोमेन भी आर और रेंज भी आर, ठीक है, एक्स क्यूब की। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है, आराम से। अगर आपको नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो को रिपीट करिए, फिर देखिए, ठीक है ना, जल्दबाजी कोई नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशनल फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ ए टाइप। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स पढ़ा था। रेशनल नंबर्स क्या होते थे? रेशनल नंबर्स, द नंबर मे बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, इतनी कंडीशन होती थी रेशनल फंक्शन। अब ये रेशनल फंक्शन आ गया, तो फंक्शन को भी हमने उसी तरीके से लिखा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये पॉलिनोमियल हैं, एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एक्स इज डिफाइंड इन ए डोमेन, ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं डोमेन के लिए क्या करना है। तो देखिए ये इन्होंने एक हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया, मतलब ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है, देखिए, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का जब आप ग्राफ बना रहे हो, तो 1 अपॉन एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। देखिए इधर भी ये ग्राफ आता है और इसी का जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन समझ लीजिए वो इधर आता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है भैया डोमेन क्या होगी इसकी, ये देखो, तो डोमेन इसकी आप देखिए पूरा एक्स एक्सिस को ये कवर कर रहा है, इधर भी कवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 पे ग्राफ नहीं। देखिए ये इसको टच नहीं कर रहा है, पास से निकल तो रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका होगा, इसका डोमेन पूरा आर होगा, पूरा आर होगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ, लेकिन एक चीज नहीं होगी इसमें, 0 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा डोमेन में, ठीक है, डोमेन में 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, आप रेंज की भी बात कर लीजिए। चलो रेंज क्या होगी? रेंज की जब आप बात करोगे तो रेंज में देखिए, फिर से देख लेते हैं रेंज के लिए क्या करना है। रेंज के लिए जब आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे देखो, ये अगर मैं ऐसे देखूं तो ये पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ये देखिए पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है। लेकिन आप अगर इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 0 पे तो ये भी नहीं आ रहा, ये वाई एक्सिस को देखो इधर पास में जा रहा है वाई एक्सिस के, लेकिन इससे मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं जगह ऐसे ज्वाइंट हो जाए, ज्वाइंट हो जाता तो 0 भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस को हर जगह कवर कर रहा है लेकिन 0 पे नहीं, एक्सेप्ट 0। तो इसका मतलब रेंज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज को ऐसे भी आप रख सकते हैं, रेंज क्या है? रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, समझ गए आप? दोनों इसकी डोमेन और रेंज की हमने बात कर ली। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। मॉडुलस फंक्शन की पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। क्या होता है ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव x आया। अब जब ये नेगेटिव साइड में जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू जब आप लेंगे तो ये क्या हो रहा है? माइनस एक्स हो रहा है। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ -2 है अगर x की वैल्यू, तो -2 जब आप लेंगे तो ये क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? -2, तो क्या होगा? प्लस का 2 हो गया। तो ये देखो अगर -2x की वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा? y की वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगी। अगर ये -4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 4 हो जाएगी। देखो ये वैल्यू दिख रही है आपको, ये देखिए। और इस तरीके से अगर -6 होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी y की? +6। समझे आप? ये होता है, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है बनाना बहुत आसान है, एक बार मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन अगर आप ध्यान से देखें, मॉडुलस फंक्शन तो क्या है? अगर मॉडुलस फंक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये y इक्वल टू एक्स, देखिए ये दिख रहा है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x। तो अगर आप y इक्वल टू एक्स को देखें तो y इक्वल टू एक्स की अगर मैंने लाइन बनाई थी अभी, y इक्वल टू एक्स था ना आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये लाइन ऐसे बनेगी,
ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू मॉड x है तो क्या होगा, ये लाइन क्या होती है, ये लाइन इस तरीके से बैंड हो जाती है। ये देखिए यही लाइन यहाँ बैंड हो गई और ये इधर चली गई, देखो है बैंड हुई है। तो ये मॉडुलस फंक्शन बनाना बहुत आसान है। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको इसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग और बता देता हूँ। सपोज अगर ये फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, मॉड एक्स पढ़ा। सपोज ये फंक्शन ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज की बात कर लें तो जरा देखिए इसका डोमेन और रेंज क्या है भाई। इसकी डोमेन आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगी कि इसकी डोमेन जो है एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन आर होगी। देखो इधर भी है, इधर भी है। रेंज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रेंज की अगर आप बात करोगे तो देखिए ये वाई एक्सिस को इधर कवर नहीं कर रहा, सिर्फ इसको कवर कर रहा है। इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी आप ले सकते हैं इसको, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये डोमेन का हो गया। अब मैं x माइनस टू की बात कर रहा था आपसे, तो x माइनस टू का अगर मैं बनाता हूं ग्राफ तो कैसे बनेगा जरा देखिए। तो ये मैंने एक फंक्शन लिया, तो मॉड x का ग्राफ जो बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, मॉड x का ग्राफ ये बन गया, मॉड x का ग्राफ, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 1 2 1 2, ठीक है, ये ओरिजिन है। x माइनस टू का ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बहुत बहुत आसान है, लेकिन कई बच्चे डर जाते हैं देख के, नहीं बना पाते। मैं आपको सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू करते हैं तो देखिए डेफिनेशन मैं सिखाऊंगा आपको क्या है। डेफिनेशन क्या है, मॉड x माइनस टू की डेफिनेशन क्या होगी, वो होगा x माइनस टू आएगा इफ वो लिखेगा x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो लिखेगा माइनस x माइनस टू इफ x माइनस टू इज लेस देन 0, ऐसे लिखेगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 2, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। तो मैं अब आपसे कहूंगा कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो, x माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ करो, x माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ करिए कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो जब x लेस देन 2 है। तो ये बहुत जो है आपके लिए ना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप सोचेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, चलिए सिंपल, आपने क्या करिए, आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, x माइनस टू को 0 रख दो, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। x इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इतना तो कर सकते हो ना, ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा धक्का मारो और इसको खिसका के कहाँ ले आओ, x इक्वल टू 2 पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ। मतलब इस ग्राफ को आपने क्या कर दिया, धक्का लगा के ये पहुंचा दिया यहाँ। इसका मतलब इसका जो है अब जो ग्राफ है ये आप देख रहे हैं x माइनस टू का ग्राफ, आप ये देख रहे हो, ये रेड वाला x माइनस टू का, और ये जो व्हाइट वाला ग्राफ था वो किसका था, मॉड x का ग्राफ था, ठीक है, आपको समझ में आ रही बात। अब मैं इसी में कहता हूं एक और ग्राफ ले लेते हैं। सपोज अगर ये क्वेश्चन ये होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाना है, तो आपको मैंने अभी ट्रिक बताई, x प्लस टू इक्वल टू आप क्या करते, 0 रखते, तो x इक्वल टू कितना होता, माइनस टू। यानी कि आपको सिर्फ इतना करना है, इस ग्राफ को फिर से धक्का लगाना है मॉड x वाले को, जो व्हाइट वाला ग्राफ है, और उसको कहाँ ले जाना है, माइनस टू पे ले जाना है। तो माइनस टू कहाँ है भाई, माइनस टू जरा ढूंढिए कहाँ है, माइनस टू इधर है। तो ये ग्राफ को धक्का लगाया और इसको यहाँ पहुंचा दिया, ये लीजिए साहब। तो ये जो येलो वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ना, वो किसका है, मॉड x प्लस टू का ग्राफ। समझ में आ गया। अगर मैं डोमेन की बात करूं, येलो वाले को मैं येलो से लिख रहा हूं इसकी डोमेन, तो डोमेन में तो कोई फर्क पड़ना नहीं, डोमेन तो रियल नंबर ही है, डोमेन जो है रियल नंबर है। और रेंज इसकी क्या है, रेंज आपकी जो है 0 टू इन्फिनिटी रेंज आ गई, ठीक है। अगर मैं रेड वाले की बात करूं उसकी भी डोमेन है, ये रेंज यही है। व्हाइट वाले की बात करूं उसकी भी डोमेन रेंज यही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इसकी जब डोमेन रेंज सबकी एक ही है तो फिर क्या हो रहा है ये सब। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू, अब हमारे पास ग्राफ है x प्लस टू माइनस टू, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। चलो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो देखिए आपको करना क्या है, x प्लस टू का ग्राफ तो आपको पता है ना पहले से, x प्लस टू का ग्राफ। तो मैं ये करता हूँ x प्लस टू का ग्राफ देखिए x प्लस टू का ग्राफ मैंने लिया, एक मिनट,
x+2 का ग्राफ मैंने लिया, तो x+2 का ग्राफ तो येलो वाला है ना, x+2 का। अब ये -2 आ गया, तो आप ये सोचिए अगर मुझे ये ग्राफ बनाना था तो मैं इसको तो ऐसे लिखता ना पहले। अगर मुझे x+2 का ग्राफ बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, मतलब ये -2 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये होगा। तो अभी हमने x+2 का ग्राफ बना लिया, अब y+2 को आप क्या करिए 0 रखिए, तो y इक्वल टू कितना होगा -2। तो y इक्वल टू -2 कहाँ आएगा भाई, y इक्वल टू -2 ढूंढो जल्दी से। तो y इक्वल टू -2 देखिए इधर आएगा 1 2 -2, यानी कि इस ग्राफ को आपको क्या करना पड़ेगा, जहां था x+2 का ग्राफ उसको थोड़ा सा खिसका के यहाँ लाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह ये ग्राफ आएगा। तो अब ये ग्राफ यहाँ से जो है मैं ये ले लेता हूँ, देखिए इस तरीके से ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ से जाएगा। तो अब देखिए इसकी डोमेन और रेंज में अंतर पड़ गया। इसकी जो डोमेन जो थी, देखिए डोमेन जो है, इसकी डोमेन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी रेंज पे फर्क पड़ गया। देखिए इसकी रेंज कितनी हो गई, अब ये रेंज शुरू हो गई -2 से इन्फिनिटी तक। अभी ये रेंज कहाँ से थी, 0 से थी, अब ये -2 से हो गई, ठीक है। अगर बच्चों आपको और शिफ्टिंग सीखनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का बना दूंगा, ठीक है ना, वो आपके आगे बहुत काम आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिग्नम फंक्शन हमें सीखना है। द फंक्शन f इज सच दैट r टेंड्स टू r। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, x इक्वल टू 0 तो 0 आती है, और x अगर लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू -1 आती है हमेशा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमेशा +1, 0 के लिए 0 और नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1, ये ग्राफ है। तो देखिए डोमेन में तो कोई बात करनी नहीं है हमें, क्योंकि डोमेन हमें पता है कि पूरी कवर हो रही है। देखिए एक्स एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, ये देखिए 0 पे भी 0 है, तो डोमेन हो गई। रेंज क्या होगी भाई, रेंज मैंने आपको बताया था, आप शैडो बनाइए। अगर आप 1 की एक सिंगल लाइन है तो इसका मतलब इसका हो गया 0 पे 0 है और 1 पे 1 है, मतलब कितना कवर कर रहा है ये, वाई एक्सिस को ये कवर ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, सिर्फ 3 पॉइंट हैं, -1 0 और 1, ये इसकी रेंज आ गई, ठीक है, ये इतना होगा। और इसको लिखते ऐसे हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ये सिग्नम फंक्शन है मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, समझ गए आप, इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। अब देखिए एक फंक्शन है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूं, बहुत आसान है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे सपोज ये मैंने लिखा इस तरीके से लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.5, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इंटीग्रल वैल्यू इसकी क्या है, इंटीग्रल वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट 1 है। अगर मैं लिखता हूं 1.9 तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी 1। अगर मैं लिखता हूं 1.8 तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी 1। इसको लिखता हूं 1.1 तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी 1। सबकी इंटीग्रल वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एफ इज सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, अब ये लार्ज ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है ना। तो देखिए इसको जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे करते हैं, सपोज मैंने वैल्यूज ली 1, ये मैंने वैल्यू ली ना 1.1 से, मैंने अभी आपको वैल्यू निकाल के दिखाई, सारी वैल्यू 1 आ गई, मतलब 1.9 से लेके यहाँ तक 1.999 तक लेके जितनी वैल्यू है वो सब हो गई। और ये जो दिखा रहा है ये देखिए ये पॉइंट, ये आपको फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब 2.001 से लेके बहुत क्लोज तक 3 के जाएंगे, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। अच्छा नेगेटिव वाले की बात कर लो, नेगेटिव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा -1.2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1.2 की, तो -1.2 की जो आप वैल्यू लेंगे, देखिए -1.2 कहाँ है, -1.2 इधर आएगा, ठीक है ना। तो -1.2 की वैल्यू क्या आएगी आप बताइए, बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्योंकि ये मैं समझा चुका हूं। यहाँ देख लीजिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है -1 है, अगर -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 3.5, ठीक है ना, 3.5 तो इसकी वैल्यू आएगी -4, ठीक है,
इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तो बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, इसको आप समझ गए, सारे चीजें समझ गए, ठीक है। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसका डोमेन इसका पूरा आर हो गया। लेकिन जब आप रेंज की बात करोगे, तो आप देखिए रेंज में सिर्फ आपको इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही हैं। देखिए ये जैसे मैंने ये निकाली, देखो ये इंटीग्रल वैल्यू है ना 1 1 1। अब 1.1 से लेके 1.999 तक सब कुछ की वैल्यू 1 ही आ रही। तो जो आप रेंज लिखोगे, रेंज होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगा, सिर्फ इंटीजर ही होगा इसका रेंज, ठीक है। ऐसे आप नहीं लिख सकते 0 to इन्फिनिटी, ऐसा कुछ, इंटीजर ही होगा इसका रेंज। और डोमेन आपको आर दिख रही है, ठीक है। ऐसे आप लोग जो है बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।